अंश 6 मिनट नॉर्थ या उत्तर, दोनों में उत्तर उत्तर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अक्षांशीय स्थिति है वह उत्तरी गोलार्ध, अक्षांशीय स्थिति जो है वह उत्तरी गोलार्ध में है भारत की, इसलिए 8-4 में भी उत्तर आएगा और 37-6 में भी उत्तर आएगा। ये मुख्य भूमि है। कई बार पूछा है, मुख्य भूमि को भी पूछता है और द्वीपों सहित भी पूछता है। तो द्वीप वाले में अगर देखेंगे तो द्वीप वाले को अगर हम सम्मिलित कर लिए तब आता है 6 अंश 45 मिनट उत्तर से, जिसको हम इंदिरा पॉइंट बोल रहे हैं, वहां से लेकर के 37 अंश 6 मिनट उत्तर तक। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट कहाँ है? तो इंदिरा पॉइंट जो है निकोबार में है, निकोबार द्वीप में है। दक्षिण निकोबार जो है सबसे नीचे में जो है, भारत का अगर नक्शा आप देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो बना है किस साइड पे है? वो यहाँ पर जैसे भारत का नक्शा दिख भी रहा है, तो यहाँ पर आप अगर ध्यान देंगे तो ये जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और यहाँ पर आखिरी में इंदिरा पॉइंट है जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन दक्षिणतम बिंदु भारत का है हम बोलेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप बोलेगा कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो मुख्य भूमि तो इतना ही है, द्वीप को लेंगे नहीं। तब आता है कैप कैमोरीन। तो कैप कैमोरीन कहाँ पर है? कन्याकुमारी में। ये लास्ट में तमिलनाडु राज्य में आखिरी में यहाँ पर कन्याकुमारी है। तो यहाँ पर जो कन्याकुमारी है वहीं पर है केप कैमोरीन। तो केप कैमोरीन अगर दिया है तब भी सही है, कन्याकुमारी दिया है तब भी सही है। यदि प्रश्न में पूछ रहा है मुख्य भूमि तो प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा। यदि केवल भारत लिखा है तब आता है इंदिरा पॉइंट, जो यहाँ पर दक्षिण निकोबार में, यहाँ लास्ट में यहाँ पर है, सबसे दक्षिण में। ठीक है, क्लियर है? ये अक्षांशी के बारे में बात करें। अक्षांश रेखा जो दिख रही है ना, जो ये जो क्षैतिज रेखाएं हैं, जो क्षैतिज रेखाएं जो दिख रही है, क्षैतिज, ये अक्षांश है। और हम अगर सीधी सीधी रेखाओं की बात करें, खड़ी रेखा की बात करें, ये है देशांतर। ये सभी काल्पनिक रेखाएं हैं। अब देशांतरीय स्थिति देखेंगे, देशांतरीय स्थिति में देखिए कहां से चालू हो रहा है, 68 अंश 7 मिनट पूर्व। तो ये नक्शे में यहां तक जा रहे हैं और उसके बाद आखिरी में जाएंगे अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश में 97 अंश और 25 मिनट। तो यहां तक ये देशांतरीय स्थिति है और यहां को हम पूर्व ही बोलेंगे, क्योंकि देशांतर की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो भारत देश है वह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये हो गया अक्षांश और देशांतर दोनों। अब इसमें ये देखो कि एक एक जो देशांतर है, यहां पर 68 है, यहां पर 97 है, दोनों के बीच लगभग कितना अंतर आ गया? यदि हम माइनस करेंगे 97 में से अगर हम 68 घटा दिए तो कितना आ जाएगा? तो लगभग 19 दशमलव कुछ आएगा इसमें, तो वो 20 मानते हैं। तो यहां पर अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक 20 अंश का अंतर है। और 20 अंश का अंतर आप समझते हैं कितना होता है? देशांतर में जब भी हम एक अंश आगे बढ़ते हैं तो 4 मिनट का अंतर हो जाता है। यदि मान लो 6 बजे सूर्य निकलता है अरुणाचल प्रदेश में, यदि 6 बजे सुबह सूर्य निकलता है तो वो यहां आते तक कितना अंतर हो जाएगा? 2 घंटे का अंतर हो जाता है, क्योंकि कितना हो गया? 20 अंश है, 20 अंश और एक अंश में अंतर होता है 4 मिनट का, तो 20 चौक 80। ठीक है, 20 बोल रहा हूँ, शायद 30 हो गया, 68 से मैं 20 ले रहा था, 30 है। तो 30 में से अगर 4 का गुणा करेंगे, 30 चौक 120, तो 120 मिनट का अंतर जो आ गया, मतलब कि ये हो गया 2 घंटा। तो 2 घंटे का अंतर होता है। तो ये 2 घंटे के अंतर को कवर कैसे करें कि एक जगह टाइम दूसरा दिखा रहा है अरुणाचल प्रदेश में, और अगर हम गुजरात की बात कर रहे हैं तो वहां पर समय दूसरा दिखा रहा है। दोनों समय में अंतर हो गया और हमारे देश में सभी जगह समय एक ही रहे, ताकि लोग, कोई गुजरात से अरुणाचल प्रदेश जा रहा है या कोई जम्मू कश्मीर जा रहा है या कोई छत्तीसगढ़ आ रहा है या फिर कोई तमिलनाडु जा रहा है, तो उनके समय में अंतर ना रहे, इसलिए क्या किया गया? IMT लिया गया, इंडियन मीन टाइम, IMT। तो आगे हम बात करेंगे कि IMT क्या होता है, कहां से लिया गया, कितने अंश पर लिया गया। तो देखिए आगे हम देखते हैं। तो चलिए अब आकार और क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो जो आकार है, तो कुल क्षेत्रफल जो है भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है।
तो इतना आपको डेटा ये याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं पूछता कि कितना क्षेत्रफल है। 32 लाख है लगभग, याद रखिए बस, पूछ लिया तो, लेकिन वो पूछने की संभावना नहीं है। लेकिन ये जरूर पूछ सकता है कि विश्व का कितना प्रतिशत जो भूभाग है वो भारत में है। तो विश्व का 2.42% जो भूभाग है, 2.42, तो लगभग 2.5% विश्व का कुल का अगर हम परसेंट निकाल देंगे तो 2.42% है। और स्थान को पूछ लेता है और कई बार इस क्रम को पूछ लेता है कि भारत जो है विश्व में कौन से स्थान में है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखेंगे तो 7वां है, और जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो भारत जो है वो पहले नंबर पर आ चुका है। पहले दूसरा था, चीन पहले में था और भारत दूसरे में था, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि पर भारत अब पहले नंबर पर आ गया है, पहले क्रमांक पर है। और अगर क्षेत्रफल में बात करें तो 7वें नंबर पर है, 7th। तो 7वां नंबर याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक या कोड बताता हूं, जिसको आप लिख लीजिए। उस कोड का नाम है रक्का बाई। देखिए कोड क्या है, रक्का बाई। तो RCCABAI, RCCABAI, तो ये क्या हो गया, रक्का बाई हो गया। तो रक्का बाई यदि याद रखोगे तो आपको सीक्वेंस मिल जाएगा कि भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कहां पर है और कौन कौन से देश इसके पहले हैं। जैसे र से रक्का की बात कर रहे हैं, र आर, तो सबसे पहले रूस, क सी आया, सी में कनाडा, फिर सी आया रक्का में, RCC, तो चीन, और उसके बाद आया ए अमेरिका, और उसके बाद BAI, बी से ब्राजील, ए से ऑस्ट्रेलिया और आई से इंडिया। तो रक्का बाई याद रखिए, आपको कोड याद हो जाएगा कि पहले नंबर में कौन है, दूसरे में कौन है, तीसरे में। इसमें एक कंफ्यूजन ये होता है कि कनाडा और चीन, तो जब हम रक्का क बोल रहे हैं, क बोल रहे हैं तो कनाडा ऊपर आएगा और चीन उसके बाद ही आएगा। ये याद रखना, रक्का बोल रहे हैं तो क में कनाडा ऊपर आएगा, उसके बाद चीन आएगा सी से ही, और फिर अमेरिका ऊपर आ रहा है क्योंकि ए दो जगह है ना। तो रक्का तो अमेरिका को ऊपर रखना है, और बाई तो बी से ब्राजील पता चल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया जो है वह महाद्वीप भी है, इसलिए याद रख सकते हो वो भारत के साथ में आता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच बहुत खेलते हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में भी सबसे नंबर 1 है, तो इसलिए याद रख सकते हो कि ये एक साथ आता है भारत और ऑस्ट्रेलिया का नाम। तो रक्का बाई याद रखिए, और ये सीक्वेंस पूछता है, कई बार जमाने दे देता है कि इसको क्रम में जमाइए। तो जैसा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, रूस सबसे बड़ा है, उससे छोटा कनाडा, उससे छोटा चीन, उससे छोटा अमेरिका, उससे छोटा ब्राजील, उससे छोटा ऑस्ट्रेलिया, और सबसे फिर आ रहा है भारत। तो हमको ये 7 नंबर तक याद रखना है। और जनसंख्या है तो विश्व की 17.5% आबादी भारत में रहती है। देखिए 2.42 क्षेत्रफल ही है, लेकिन आबादी 17.5% आबादी यहाँ रहती है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है। और अभी 2027 की जो जनगणना हुई नहीं है, उसकी आंकड़े आई नहीं है, वो आंकड़े आएंगे बाद में। तो अभी जो भी प्रश्न आएगा वो 2011 की जनगणना के आधार पर रहेगा। आकृति देखेंगे तो आकृति कैसी है भारत की, चतुष्कोणी है। चतुष्कोणी का अर्थ है 4 कोण है। एक जम्मू कश्मीर एक कोण जैसा बना रहा है, इधर पूर्वोत्तर राज्य कोण बना रहे हैं, दक्षिण में ये तमिलनाडु एक कोण बना रहा है, इधर गुजरात जो है, तो चतुष्कोणी 4 कोण की जैसी आकृति है। अब सीमा देख लीजिए, स्थलीय सीमा, तो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। सीमा मतलब समझ रहे हैं ना, बॉर्डर, टोटल बॉर्डर कितना है। विस्तार जो है वो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में है। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो सीमा में आते हैं, जो बॉर्डर बनाता है उसमें आते हैं। तटीय सीमा की बात करें, यदि कोस्टल एरिया की बात करें या कोस्टल बाउंड्री की बात करें, समुद्र वाला जो है क्षेत्र उसकी बात करें, तो समुद्र वाले में तटीय में कितना आ जाएगा, 6100 किलोमीटर। और बार बार प्रश्न इसी का पूछता है, स्थलीय सीमा को नहीं पूछता। स्थलीय सीमा जैसे आप चित्र पर देख पा रहे हैं ना, स्थलीय सीमा क्या है, जहां पर स्थल लगा हुआ है, जहां पर ये स्थल लगा है, और जहां पर जो समुद्र लगा है उसको हम बोलते हैं कोस्टल या तटीय सीमा। तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है। और यदि इसमें केवल ये मुख्य भूमि की बात हो रही है ना, यदि इसमें हम द्वीप को भी शामिल कर लें, तो द्वीप को यदि शामिल कर लेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप समूह को,
तो 7516.6 किलोमीटर है। तो स्थलीय सीमा से प्रश्न अभी तक नहीं आए हैं या बहुत कम आए हैं। प्रश्न तटीय सीमा से आते हैं और बहुत बार आए हैं। तो याद रखना, मुख्य भूमि में 6100 किलोमीटर और द्वीपों सहित जो है वो 7516.6 किलोमीटर। तटीय राज्य में इससे भी प्रश्न आए हैं कि किस राज्य की जो तट रेखा है वह सबसे लंबी है। तो गुजरात की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है, 1214 किलोमीटर, 1214 किलोमीटर गुजरात की। यदि आप देखोगे ना, ऐसे उड़ीसा वाला भी लगता है लंबा होगा, इसका भी देखने में लगता है कि ये तमिलनाडु वाला भी लंबा होगा, लेकिन गुजरात का इसलिए लंबा है क्योंकि उसका जो डिजाइन देखो कैसे बना है, ये ऐसे अंदर भी घुस गया है ना, ये इसलिए गुजरात का लंबा आता है। लेकिन देखने पर हमको लगेगा कि नहीं, ये उड़ीसा वाला हो सकता है, ये महाराष्ट्र का हो सकता है, लेकिन सबसे जो लंबा है वो गुजरात का तट रेखा है। और 9 राज्य जो है तटीय राज्य हैं, 16 राज्य जो है वो स्थलीय सीमा से हैं और 9 राज्य जो है वो तटीय सीमा से हैं। और गोवा का जो तटीय जो बाउंड्री है, तटीय जो सीमा है, वो सबसे छोटी है। तो ये गुजरात और गोवा दोनों का नाम जी से ही है। अब इससे कई बार प्रश्न आता है कि सुदूर बिंदु या दक्षिणतम बिंदु, पूर्वोत्तर बिंदु, पश्चिम वाला बिंदु, ये प्रश्न कई बार पूछता है। तो इसको याद रखिए कि उत्तर और दक्षिण में दोनों में इंदिरा है, उत्तर में भी इंदिरा है, दक्षिण में भी इंदिरा है। तो उत्तर वाले को बोलते हैं इंदिरा कॉल और दक्षिण वाले को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट जो है वो ये दिख रहा है, जो ग्रेट निकोबार, ये दक्षिणी निकोबार है, जो ग्रेट निकोबार दक्षिण में स्थित है सबसे। तो यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है और इधर लद्दाख में इंदिरा कॉल है। ठीक है। पूर्व और पश्चिम की अगर बात करें तो पूर्व में किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है, ये सबसे पूर्वोत्तर बिंदु है। और पश्चिम की बात करें तो गुहार मोती गुजरात में सबसे पश्चिम का बिंदु है। और यदि मुख्य भूमि में बात करें, मुख्य भूमि में दक्षिणतम बिंदु जो पहले भी बताया, कैप कोमोरिन जो है कन्याकुमारी, यहां लास्ट में है कैप कोमोरिन। क्लियर है यहां तक? उत्तर में इंदिरा कॉल, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, केवल भारत आया, मुख्य भूमि आया तो कैप कोमोरिन हो जाएगा। पूर्व में किबिथु और पश्चिम में गुहार मोती। अब देखिए पड़ोसी देश, कौन से पड़ोसी देश? स्थलीय पड़ोसी देश, स्थलीय सीमा से जो बाउंड्री शेयर करते हैं। तो स्थलीय पड़ोसी देश में क्या है, इसको याद रखना बचपन में एमबीए, एमबीए तो बड़े होके करते हैं, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कोड की बचपन में एमबीए। तो बचपन में एमबीए में ब से हो गया बांग्लादेश, जिसमें सबसे लंबी सीमा है। और बांग्लादेश और भारत के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका भी नाम है रेड क्लिफ, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से एक ही देश था, जिसको वर्तमान में बांग्लादेश बोलते हैं, वो पूर्वी पाकिस्तान था और ये पश्चिमी पाकिस्तान था। लेकिन दोनों पाकिस्तान था, दोनों में प्रधानमंत्री एक ही व्यक्ति रहता था, राष्ट्रपति एक ही व्यक्ति रहता था। 1971 में जब ये अलग हुआ तो बांग्लादेश अलग बन गया। ठीक है। लेकिन जो सीमा रेखा है रेड क्लिफ ने, जो एक अंग्रेज थे जिन्होंने खींची थी, उनके नाम पर है रेड क्लिफ। और बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है वो सबसे लंबी है। इसके बाद ब से हो गया, फिर च से चाइना, चीन। तो चीन में, चीन और भारत के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैक मोहन, या मैक मोहन भी लिखा रहता है, मैक मोहन भी लिखा रहता है, तो वो है मैक मोहन या मैक मोहन, जो कि 3488 किलोमीटर है। फिर हम बात करेंगे प से पाकिस्तान, तो रेड क्लिफ रेखा है 3323 किलोमीटर है। तो यहाँ पर जो सीमा रेखा हम गिनते हैं वो कौन सा है? ये जो पूरा जो नक्शा जो दिख रहा है भारत का, तो इसमें एलओसी के उस साइड वाला भी भाग, मतलब जिसको पीओके पीओके कहते हैं ना, तो पीओके वाला क्षेत्र भी भारत का है। भले उसको पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया है, पीओके मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो कश्मीर को उसने भले ऑक्यूपाई यहाँ से कर लिया है, लेकिन भारत देश उसे अपना हिस्सा मानता है और आने वाले समय में वो भारत का हिस्सा फिर से बन जाएगा। तो पीओके भी भारत का हिस्सा है, इसलिए ये पूरा को लेते हैं। इसके बाद है बचपन में न आ गया, न मतलब नेपाल। तो नेपाल जो है वो
1751 किलोमीटर है। और यहाँ की जो सीमा रेखा है यह खुली हुई है। यहाँ पर आप जाएंगे नेपाल में तो आपको वीजा या पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती। एम से है म्यांमार। म्यांमार है जिसका पुराना नाम था बर्मा, बर्मा नाम था इस भाग पर है जो। और इसके साथ यहाँ पर जो बाउंड्री है वहां पर अराकान योमा पर्वत है, अराकान योमा पर्वत है और वही भारत और म्यांमार को अलग करता है, जो कुल 1643 किलोमीटर है। इसके बाद भूटान, भूटान छोटा सा देश है, गरीब देश में आता है, जो शांति प्रिय देश कहते हैं। और यह 699 किलोमीटर सीमा रेखा इसकी है, उतना शेयर करता है। और ए से अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान है। एक्चुअल में अफगानिस्तान की जो सीमा रेखा है वो वर्तमान में अगर हम देखें तो पीओके से टच करती है। हालांकि पीओके को भारत अपना ही बोलेगा क्योंकि ये भारत का ही है, भले पाकिस्तान ने कब्जा किया है। तो पीओके है, तो यहाँ पर जो रेखा है उसका नाम है डुरंड रेखा, 106 किलोमीटर है। जो थोड़ा सा जो सबसे ऊपर में अगर आप देखेंगे, सबसे ऊपर में लद्दाख के पास सबसे ऊपर में वहां पर पीओके है और वो डुरंड रेखा यहाँ है। और शेयर जो करता है बाउंड्री को वो 106 किलोमीटर है। अब देखेंगे जलीय पड़ोसी। अभी तो हम थल वाले को देख लिए, तो जल से भी कुछ पड़ोसी हैं। तो इसमें से एक है श्रीलंका। तो जो श्रीलंका है वो भारत से पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। जो ये बीच का क्षेत्र है ना, इसको पाक जल संधि कहते हैं। तो पाक जल संधि, अब देखिए पाक नाम कहां से आया, तो पाक नाम आया, एक मद्रास के गवर्नर थे, अंग्रेज गवर्नर, जिनका नाम था रॉबर्ट पाक। रॉबर्ट पाक जो थे मद्रास के गवर्नर 1755 से 1763 तक थे, उनके नाम पर यहाँ पर पाक जल संधि, ठीक है, पाक स्ट्रेट जिसको बोलते हैं, पाक जल संधि। और यहीं पर राम सेतु, जो राम सेतु है ना, तो राम सेतु यहीं पर हमको देखने को मिलता है, जो एकदम उथला जगह है। यहाँ से बड़े बड़े जहाज नहीं जाते। यहाँ की जो भूमि है ना एकदम उथली भूमि है। जो यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर जो राम सेतु था वो समुद्र में डूब गया है, लेकिन डूब रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखता भी है और उथला है यहाँ पर। तो बड़े जहाज यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाते, छोटे जहाज कर लेते हैं क्योंकि पानी उथला है, ठीक है। इसके बाद यहीं पर है मन्नार की खाड़ी, तो मन्नार की खाड़ी भी यही है और पाक जल संधि भी यही है। इसके बाद जो मालदीव की बात करेंगे, मालदीव आपको पता होगा कि ये लक्षद्वीप जो है ना, इसी के पास है मालद्वीप समूह है, वो भी द्वीप है, समूह है द्वीपों का। तो मालदीव है, अलग देश है वो। अब देखेंगे कि ये पूरा जो क्षेत्र है, ये महासागर, इस पूरे महासागर का नाम है हिंद महासागर। ये पूरा जो महासागर है ये हिंद महासागर है। और यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल, और इस साइड को बोलते हैं अरब सागर। ये अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है। तो भारत की जो अधिकतर नदियां हैं वह बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अधिकतर नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। कुछ नदियां ही हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। तो जिसके लिए मैं पहले ही आपको एक बार कोड बताया था, समानता, याद रखिए। समानता से स से साबरमती, मां से माही नदी, न से नर्मदा और ता से ताप्ती। ये प्रमुख बड़ी नदियां हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं। और बाकी अधिकतर नदी जो हैं वो सब कहाँ गिरेंगी, बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। एक नदी और है लूनी नदी, लूनी नदी या लूड़ी नदी उसका नाम आता है। ये नदी जो है वह गिरती नहीं, समुद्र में नहीं गिरती, वो लुप्त हो जाती है। जो यहाँ पर कच्छ का रण जो है ना, गुजरात में कच्छ का रण, ये कच्छ का रण जो है वहां पर वो गायब हो जाती है, सूख जाती है, वो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। तो एकमात्र ऐसी नदी है जो पहुंच नहीं पा रही समुद्र तक। और बाकी नदियां क्या होती हैं, या तो वो किसी अपने बड़ी नदी से मिल जाएंगी और बड़ी नदी जाकर के समुद्र में गिर जाएंगी। लेकिन लूनी नदी ऐसा नहीं है कि किसी नदी से मिल जाए या समुद्र में गिर जाए, नहीं है, वो गायब हो जाती है। तो इसके लिए भी प्रश्न आता है, कई बार पूछा गया। अब आगे हम बात करते हैं आईएसटी की, जो मैं बात कर रहा था पहले। अब देखिए गुजरात है और अरुणाचल प्रदेश में बताया कि यहाँ पर लगभग 30 अंश का अंतर आ जाता है और 1 अंश बराबर 4 मिनट होता है। तो 30 अंश बराबर 120 मिनट हो गया। 120 मिनट मतलब 2 घंटे। तो 2 घंटा का अंतर है। इस अंतर को
पाटने के लिए, इस अंतर को दूर करने के लिए प्रयागराज के पास, प्रयागराज आप सभी जान रहे हैं जिसका पुराना नाम था इलाहाबाद, तो प्रयागराज के पास एक नैनी नामक जगह है, नैनी नामक स्थान पर यहां से लिया गया है आईएमटी। यदि आप लोग प्रयागराज गए होंगे तो जब हम यहाँ से जाते हैं छत्तीसगढ़ से, तो हम प्रयागराज में जैसे ही एंटर करते हैं तो पहले ही राइट साइड में एक जगह कटा जहां पर लिखा रहता है नैनी, वहां रेलवे स्टेशन भी है, तो वो नैनी जो जगह है वहां से आईएमटी लिया गया है और ये है 82.5 0.5। देखिए यहाँ पर दो चीज आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर लिखा है 82.5 82.5 और यहाँ लिखा है 82°30। ये ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि एक अंश में 60 मिनट होते हैं, एक अंश का आधा कर देंगे तो वो 30 मिनट हो गया, तो एक अंश में 60 मिनट इसलिए 82 अंश और 30 मिनट। और ऐसा अगर डायरेक्ट अगर हम ले लें कितना है तो 82.5 82.5, यदि दशमलव लगा दिए तो 0.5 बोलेंगे, दशमलव न लगा के अगर हम इसको मिनट और डिग्री में अंश में बांटेंगे तो 82 अंश 30 मिनट, दशमलव कर दिए तो 82.5। अब आप देखिए कि जो भारत का जो समय है उसमें लिखा रहता है धन 5 और 30, मतलब 5.5 घंटा आगे जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम जो है लंदन में, तो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा भारत का समय आगे है। क्यों है? इसी के कारण, 82.5 जो लिए है ना, तो 82.5 मैं आपको बताया कि एक अंश में 4 मिनट का अंतर होता है, तो 82.5 को 4 से गुणा करो तो कितना आएगा, 82.5 को 4 से गुणा करो तो आएगा 330 मिनट, 330 मिनट आ गया। 330 मिनट बराबर कितना घंटा हो गया, 330 मिनट को 60 से फिर भाग देंगे तो 5 घंटा 30 मिनट होता है, तो इसीलिए 5 घंटा 30 मिनट आगे है समय भारत देश का। ठीक है, अब देखते हैं कि राज्य, किस राज्य से होकर के ये जो आईएमटी गुजर रहा है, तो आईएमटी जो है वो कहाँ कहाँ से गुजर रहा है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर है नैनी, नैनी मतलब प्रयागराज के पास, तो ये उत्तर प्रदेश हो गया। उसके नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पर है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से थोड़ा नीचे आते हैं तो ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ से नीचे है उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद लास्ट में थोड़ा सा जो भाग टच करता है आंध्र प्रदेश को। तो 5 राज्य जो हैं वहां से होकर के ये आईएमटी गुजरता है। इसका मतलब है कि यहाँ वाला जो समय है एकदम परफेक्ट समय है, एकदम परफेक्ट, जो जो जगह यहाँ पर आएगा ना वो एकदम सही समय ही बताएगा। वैसे तो समय पूरा एक ही बताता है, लेकिन यदि हम प्राकृतिक समय को और जो समय लिया गया उसको मैच करेंगे तो ये वाला समय एकदम एग्जैक्ट रहेगा। और यहाँ पर देखेंगे तो वो सूर्योदय के समय में अंतर देखने को मिलता है, सूर्योदय या सूर्यास्त का जो समय है उसमें अंतर देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एकदम परफेक्ट रहेगा। तो वो है स्थान कौन कौन सा, जो नैनी है, उसके बाद यहाँ पर मध्य प्रदेश का एक स्थान है, और उसके बाद छत्तीसगढ़ का स्थान है। छत्तीसगढ़ में भी यदि आएंगे तो सूरजपुर के पास रहता है, फिर उसके बाद ये उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। अब देखेंगे कर्क रेखा, तो कर्क रेखा जो है ये अक्षांश की बात कर रहे हैं, अभी देशांतर की बात कर लिए, अब फिर से अक्षांश की। तो अक्षांश में जो कर्क रेखा है जो 23.5 अंश उत्तरी है, 23.5 अंश उत्तरी को कर्क रेखा बोलते हैं, 23.5 अंश दक्षिणी को मकर रेखा बोलते हैं। तो कर्क रेखा जो है वह भारत के लगभग बीच से गुजरती है, लगभग, एकदम एग्जैक्ट 2 भाग में डिवाइड नहीं करती, लेकिन लगभग बीच से गुजरती है। और ये भारत को देखिए कर्क रेखा, ये रेखा क्यों खींचा गया है, जो देशांतर तो समय के लिए खींचा गया है, देशांतर जो काल्पनिक रेखाएं हैं उसको इसलिए खींचा गया है कि समय का हमको पता चल जाएगा, लेकिन अक्षांश रेखा क्यों खींचा गया है, तो अक्षांश से पता चलता है कि वहां पर का मौसम, वहां की जो ऋतु है, ऋतुएं कैसी होंगी, वहां की जलवायु कैसी होगी, इसके लिए। तो भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा वो पृथ्वी के बीच से है, तो यदि भूमध्य रेखा बीच से गई है तो मतलब वहां पर साल भर सूर्य का जो प्रकाश है वो सीधा पड़ता है, एकदम सीधा पड़ रहा है, और इसके कारण वहां गर्मी ज्यादा रहती है। तो भूमध्य रेखा में स्थित जो देश है वहां के लोग काले रहते हैं, जितने अगर लोग आपको मिलेंगे जो एकदम काले हैं तो समझ जाइए कि वो कौन से देश से संबंधित है, वह भूमध्य रेखा पर स्थित है, वो देश उससे है। वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे जैसे जो देश है, नामीबिया है, तो वो भूमध्य रेखा है उसके आसपास है। और जैसे वहां से दूर हटते जाएंगे तो वैसे ही जो लोग हैं वो हमको थोड़े गोरे मिलते जाएंगे, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश या गर्मी कम होती जाएगी।
तो यदि हम भारत में बात करें तो दक्षिण जो भाग है, तो ये कर्क रेखा और भूमध्य रेखा का जो बीच है, इसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध है, उष्ण कटिबंध किसको बोलेंगे, जहां पर गर्मी ज्यादा है। तो ये जो बीच वाला भाग है वहां से लेकर के नीचे तक, तो यहाँ पर गर्मी अधिक है, और गर्मी अधिक होने से जो रंग है चेहरे का या शरीर का जो रंग होता है वो काला पड़ता है। तो यहाँ पर दक्षिण भारत में ऐसा है। और जैसे इसके ऊपर जमे जाएंगे, इसको बोलते हैं उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध वहां जहां पर सर्दी और गर्मी दोनों का प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर सर्दी भी रहेगी अच्छी और गर्मी भी रहेगी, और जैसे जैसे और ऊपर जाते जाएंगे तो हमको फिर और भी ज्यादा, इसी को उपोष्ण या शीतोष्ण भी बोलते हैं ना, शीत उष्ण दोनों मिला करके, उसके ऊपर जब जाएंगे तो शीत कटिबंध मिलता है आखिरी में उधर। तो शीत कटिबंध में बहुत ज्यादा ठंड है। तो शीत कटिबंध है, शीतोष्ण या उपोष्ण है, उष्ण कटिबंध है। वैसी भूमध्य रेखा के नीचे तरफ जाते हैं तब भी हमको क्या मिलेगा, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण या उपोष्ण, और आखिरी में फिर से हमको शीत कटिबंध देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ से भी ये गुजरी है ये, लेकिन छत्तीसगढ़ का जो ज्यादा जगह है वो किस में आता है, ये इधर आता है नीचे में, मतलब उष्ण कटिबंध में अधिकतम एरिया उसमें आ रहा है। तो ये जो है, अब प्रश्न कई बार आता है कि ये कर्क रेखा है वो किस किस राज्य से होकर के गुजरती है। तो कर्क रेखा जो गुजर रही है वह है 8 राज्य से। सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद थोड़ा सा राजस्थान का स्थान आ जाता है, राजस्थान से गुजरती है, फिर मध्य प्रदेश से तो पूरा है, फिर छत्तीसगढ़ का ऊपर है, फिर झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, और आखिरी में जो पूर्वोत्तर राज्य है, यहाँ पर देखो ये त्रिपुरा है छोटा वाला, और नीचे सबसे है वो मिजोरम है। तो त्रिपुरा और मिजोरम से भी होकर के गुजरती है। तो इसको भी पूछ लेता है कभी कभी कि कौन से नहीं गुजरती, किससे किससे गुजरती है। तो गुजरात, यहां से याद रखिए, देखिए गुजरात, राजस्थान, आपको भारत का नक्शा है ना वो पूरा याद होना चाहिए कि भारत में कौन कौन से राज्य कहाँ कहाँ पर है, और वो याद हो जाता है, 2-4 बार आप देखिए उसको याद हो जाएगा। यहाँ पर गुजरात है, यहीं पर राजस्थान है, फिर आ गया मध्य प्रदेश, फिर यहाँ पर छत्तीसगढ़, झारखंड है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल वाला एरिया ये आ गया, और उसके बाद यहाँ पर आ गया त्रिपुरा, और इधर मिजोरम। तो नक्शे से याद करेंगे ना, नक्शे को देखेंगे तो ज्यादा समझ में आता है। तो इसके लिए इसीलिए मैं कोड नहीं रखा हूं, हालांकि इसका भी कोड है, लेकिन वो कितने कोड याद रखेंगे, यहाँ से अच्छा है कि हम नक्शा, क्योंकि हमको याद रहता है, हमको पता रहता है कहाँ कहाँ पर कौन सा राज्य है। नीचे में तमिलनाडु है मालूम है, यहाँ पर कर्नाटक है मालूम है, उसमें गोवा है, महाराष्ट्र है, ये मालूम है, यहाँ केरल है लास्ट में सबसे नीचे में। तो ऐसा हमको नक्शा याद रहता है। तो नक्शे से हम आसानी से फिर हमको चीजें याद रहती हैं। खासकर भूगोल के लिए हमको नक्शा तो पढ़ना ही चाहिए। अब राजनीतिक संरचना की बात करें तो जो वर्तमान ढांचा है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 29 राज्य थे जब तेलंगाना बना था, तो तेलंगाना बना तब 29 राज्य थे, लेकिन अभी तो 28 राज्य हैं। कैसे, 31 अक्टूबर 2019 को बदलाव हुआ, जम्मू कश्मीर जो राज्य था उस राज्य का विभाजन कर दिया गया, और उसको 2 भाग में बांट करके यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। एक को कहा गया जम्मू कश्मीर और दूसरे को लद्दाख। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। अब पहले तो जो राज्य 29 था वो 28 हो गया, क्योंकि एक राज्य जम्मू कश्मीर का विभाजन करके उसको केंद्र शासित बनाए हैं, तो 29 से 28 हो गया। अब जो केंद्र शासित प्रदेश पहले 7 थे, वो 7 से 2 बढ़ करके हो गए 9 हो गए। लेकिन फिर 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन दीव का विलय कर दिया गया। ये कहां पर है, ये गुजरात के, और ये यहाँ पर है, गुजरात और इसके महाराष्ट्र के बगल में है दोनों। तो दादरा नगर हवेली और दमन दीव का जो विलय कर दिया गया, इसीलिए फिर एक केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कम हो गई और 9 से 8 हो गए। तो अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्षेत्रफल के आधार पर देखेंगे तो राजस्थान सबसे बड़ा है और गोवा सबसे छोटा है। जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है और सिक्किम सबसे छोटा है। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश बड़ा है, सिक्किम छोटा है, लेकिन क्षेत्रफल में राजस्थान सबसे बड़ा, गोवा सबसे छोटा। ठीक है, अभी ये थोड़ा सारांश है इस पाठ का कि प्राचीन आर्यावर्त से आधुनिक इंडिया तक विश्व का 7वां बड़ा देश,
15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा, 7,516 तटीय सीमा, 55 में MBA पड़ोसी देश को याद रखने के लिए है, और 2 जलीय जिसमें एक मालदीव एक श्रीलंका है, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब चलिए अगला हम अब बात करेंगे हम हिमालय। अब हम पूरे भौगोलिक जो इसका विस्तार है भारत का, कैसे ये बटा हुआ है, उस पर जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालय। हिम धन आलय, हिम मतलब होता है बर्फ, आलय मतलब होता है घर। तो बर्फ का जो घर है वही है हिमालय। तो हिमालय को बर्फ का घर, क्योंकि बहुत सारा जो क्षेत्र है वो बर्फ से ढका हुआ है, इसीलिए इसको हिमालय नाम दिया गया। यह विश्व की सबसे नवीन और युवा वलित पर्वतमाला है। सबसे नवीन है, सबसे युवा है, और वलित, वलित मतलब वलय है इसमें, है ना, वलय पड़ गए हैं, इसलिए इसको वलित पर्वतमाला कहते हैं। और सबसे प्राचीन अगर पर्वतमाला की बात करें तो वो है अरावली। भारत में सबसे प्राचीन जो है वो अरावली है, और सबसे नवीन जो है वो हिमालय है। तो कभी भी ये मत सोचना कि हिमालय बहुत बड़ा है तो पुराना होगा, तो पुराना नहीं, बहुत नया है। उसमें अभी भी वलय हो रहा है, अभी भी वलय पड़ रहा है, मतलब कि नया है, नए चीज में चेंजेस होते हैं, पुराने चीज में चेंजेस नहीं है। जैसे अरावली है उसमें इतने परिवर्तन हो गए, वो अब नहीं होते उसमें कोई परिवर्तन। अरावली के कारण जो उसका पश्चिमी क्षेत्र है वृष्टि छाया बन जाता है, इसके कारण वहां पर थार का मरुस्थल है। अरावली पर्वत के कारण ही थार का मरुस्थल है वहां राजस्थान में, और इधर बारिश होती है। हिमालय को हम बोलते हैं कि ये भारत का प्रहरी है, भारत की रक्षा करता है। साइबेरिया से, जो साइबेरिया है उत्तर में, वहां से जो ठंडी हवाएं आती हैं उस सबको रोक लेता है वो। इसके कारण ही भारत की जो जलवायु है बहुत अच्छी जलवायु हो जाती है। नहीं तो बहुत सारे जो ठंडे प्रदेश में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो उस समस्या से भारत बच जाता है। और भारत के जो गर्मियों में अगर घूमने वाले जो स्थान है वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, ये बहुत अच्छे स्थान, और सुनहरे सिक्किम वगैरह जो जगह है, राज्य है, अरुणाचल प्रदेश है, बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि ठंडा ना, ठंड रहती है ना गर्मी। अब देखिए इसका विस्तार जो देखेंगे, वो लद्दाख में नंगा पर्वत से लेकर के इधर नामचा बरुआ, अरुणाचल प्रदेश में है नामचा बरुआ, वहां तक ये पूरा फैला है। ठीक है, अब देखेंगे इसका आकार जो है, आकार अगर आप देख रहे हो तो ये धनुष के जैसा है, सीधा सीधा नहीं है। हिमालय जो है वो धनुष के आकार का है या तलवार के आकार का है। वैसे धनुष का आकार पूछता है कई बार, तो धनुषाकार है, स्ट्रेट नहीं है। लंबाई जो है 2400 से 2500 किलोमीटर है। चौड़ाई जो है वो कश्मीर में 400 किलोमीटर की चौड़ाई, और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तक है। तो इसकी ऐसी चौड़ाई है। अब देखिए इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो उत्पत्ति जो हुई वो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत आप सभी जानते होंगे कि पहले जब पृथ्वी जब बनी, बहुत सालों तक इसमें बर्फ था, फिर वो बहुत लंबी प्रक्रिया जो आप पढ़े होंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, टैथिस सागर था, टैथिस सागर में फिर जो प्लेटें थी जो तैरती थी वो एक दूसरे से टकराई, टकराने के बाद द्वीप का निर्माण हुआ। ये सब भी विवर्तनीय सिद्धांत है। ये जो सिद्धांत को जो दिया था, मतलब उसको जो बड़ी बड़ी जो भूमि थी, भूखंड थे, उसको प्लेट कहा। तो जे टूजो एक थे विल्सन, जे टूजो विल्सन ने 1955 में इसको प्लेट नाम दिया था। और उसके बाद इन्हीं के जो प्लेट नाम को लेकर के 1967 में मैकेंजी और मॉर्गन और पार्कर ने सिद्धांत दिया था, जिसको प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहते हैं। तो ये जो सिद्धांत है जिसके कारण ही द्वीपों का निर्माण हुआ, द्वीप बड़े बड़े बनते गए, अलग अलग होते गए, बाकी जगह महासागर तो महाद्वीप बन गए। तो ऐसे 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। और इसी से फिर जो भारतीय प्लेट था, तो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन मतलब यूरोप और एशिया का जो क्षेत्र है, या रूस का जो क्षेत्र है, वहां का जो प्लेट है, दोनों का टक्कर हुआ। टक्कर से जो अवसाद थे, अवसाद से उसमें वलय पड़ गया। वलय मतलब वो मुड़ गए। वलय आप सभी जान रहे होंगे, ऐसे जो तिरछा रहता है, ये ऐसे ऐसे वलय ऐसे भी रहेगा और ऐसे भी रहेगा। तो उसमें वलय पड़े, और वलय पड़ने के कारण हिमालय का निर्माण हुआ। तो यह सबसे युवा है। अगर देखेंगे तो प्रश्न आएगा तो युवा ही लिखना उसको। इसकी ऊंचाई अब भी बढ़ रही है। पहले 8,848 पढ़ते थे, लेकिन अभी कई पुस्तकों में आपको 8,850 मिलेगा कि इसकी ऊंचाई बढ़ गई है। 8,850 मीटर जो हिमालय की ऊंचाई हो गई है। जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट,
सभी जानते हैं। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो पहले हम पढ़ते थे तब 8,848 था, अब 8,850, 2 मीटर इसकी ऊंचाई बढ़ गई है। तो इसमें बार बार जो भूकंप आते हैं, ये जो अस्थिर रहता है, इसके कारण पता चलता है कि इसकी अवस्था जो है भी युवा अवस्था है। अब देखिए इसको कैसे बांटा गया है। तो इसको मुख्य रूप से 4 भाग में, कई जगह आपको 3 भाग में मिलेगा, जिसको ट्रांस हिमालय को छोड़ देते हैं, तो वैसे 4 भाग है। तो 4 भाग, जो ट्रांस हिमालय है सबसे पिछले का, सबसे पिछला हिस्सा जो है वो ट्रांस हिमालय, उसके बाद आता है महान हिमालय, फिर आता है मध्य हिमालय, फिर आता है शिवालिक। तो जो ट्रांस हिमालय है, जो तिब्बत वाले क्षेत्र पर है, वहां पर मरुस्थल है, पूरा मरुस्थल है वहां पर आपको कोई भी वनस्पति देखने को नहीं मिलेगी। फिर है महान हिमालय, जिसको हिमाद्री बोलते हैं। हिमाद्री मतलब यहाँ पर पूरे बर्फ, बहुत ज्यादा बर्फ है यहाँ पर जितनी सर्वोच्च चोटियां हैं, जितनी बड़ी बड़ी चोटी मिलेगी, वो सभी महान हिमालय पर देखने को मिलेगी, चाहे वो माउंट एवरेस्ट हो, चाहे वो काराकोरम हो, K2 गाडविन आस्टीन हो, जो भी हो, ये सब बड़ी बड़ी जो पर्वत चोटियां हैं, ये आपको देखने को मिलेगी महान हिमालय में, हिमाद्री में। फिर आता है मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय थोड़ा ग्रीन है, देखिए चित्र में भी आपको दिख रहा है, थोड़ा ग्रीनरी है इसमें, हरियाली है। तो हरियाली है और बर्फ भी है। तो जब बर्फ और हरियाली दोनों है, इसीलिए यह घूमने के लिए, पर्यटन के लिए बहुत अच्छा स्थान माना जाता है। तो हम जो जाते हैं पर्यटन के लिए, जो पर्यटन स्थल है, जो जितने उत्तराखंड में है या हिमाचल प्रदेश में है, शिमला है, कुल्लू मनाली है, उधर हरिद्वार, देहरादून, केदारनाथ, जो भी हम जा रहे हैं वो सब इसी में स्थित है। फिर आता है शिवालिक। तो शिवालिक जो सबसे बाह्य है, सबसे नवीन श्रेणी है, वो और आगे आ गया। तो इस प्रकार ये 4 भाग है इसका। अब देखिए इसका डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय जो है, यह सबसे पिछला हिस्सा है, जो शीत मरुस्थल है। शीत मरुस्थल है मतलब ठंडा वाला मरुस्थल है, यहाँ पर कोई वनस्पति नहीं उगती। और यहाँ का जो सर्वोच्च बिंदु है वो K2 है, काराकोरम द्वितीय, जिसको गाडविन आस्टीन भी बोलते हैं, क्योंकि गाडविन आस्टीन नामक व्यक्ति ने सबसे पहले इसकी खोज की थी। तो गाडविन आस्टीन है, K2 है 8,611। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी, हालांकि यह भारत में स्थित है, किंतु पाकिस्तान ने इसमें कब्जा किया हुआ है। भारत, हम इसको बोलेंगे कि भारत की है। तो प्रश्न यदि आएगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, काराकोरम द्वितीय, जिसको हम गाडविन आस्टीन भी कहते हैं। यह सबसे ऊंची, हालांकि यह POK में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। यहाँ पर प्रमुख श्रेणी है काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है। तो लद्दाख, काराकोरम या राकापोशी शब्द भी आता है। तो राकापोशी जो है वो एकदम खड़ी ढाल, जहां पर खड़ा ढाल है, तीव्र ढाल है, उसको राकापोशी बोलते हैं वहां की भाषा में। तो राकापोशी शब्द आता है तब भी जान जाना ये ट्रांस हिमालय की बात हो रही है। जास्कर श्रेणी है वहां पर, तो जास्कर श्रेणी है और लद्दाख है, दोनों के बीच से सिंधु नदी बहती है। अब महान हिमालय, महान हिमालय, तो महान हिमालय में सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट जो है वो भारत में नहीं है, नेपाल में है। नेपाल में है और नेपाल उसको माउंट एवरेस्ट नहीं बोलता, हम लोग बोलते हैं माउंट एवरेस्ट उसको, लेकिन पूरे विश्व में भी माउंट एवरेस्ट कहते हैं। लेकिन नेपाल जो है उसको सागर माथा बोलता है, नेपाली लोग उसको सागर माथा बोलते हैं। और ये 8,048 से 8,050 किलोमीटर हो गया, आप ये 2 मीटर बढ़ भी गया है, तो 8,850 है। कंचनजंगा ये भी है, भारत में स्थित है कंचनजंगा, 8,586 मीटर। कंचनजंगा सिक्किम में है। इसके अलावा मकालू है, धौलागिरी है, नंदा देवी है, नंदा देवी ये सब उत्तराखंड में मिलेगा। प्रमुख दर्रे इसमें है, जोजिला जम्मू कश्मीर में है, बुर्जिल है, बारालाचा है, शिव किला है। वैसे दर्रे के बारे में बाद में डिटेल में और पढ़ेंगे कि कौन कौन सा दर्रा कहाँ कहाँ पर स्थित है। अब मध्य हिमालय देखते हैं। मध्य हिमालय या हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है, तो ये पर्यटन के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र है। यहाँ पर शिमला है, कुल्लू है, मनाली है, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये सभी मध्य हिमालय में स्थित है। यहीं पर आपको मर्ग भी मिलेगा, यहीं पर बुग्याल भी मिलेगा। बुग्याल या मर्ग ये घास भूमि होती है। जैसे मर्ग की बात करूं तो यदि कश्मीर या श्रीनगर आप गए होंगे तो वहां पर सोनमर्ग, गुलमर्ग ऐसा जगह मिलता है देखने को। तो मर्ग मतलब होता है घास भूमि, और जहां पर बर्फ भी है, घास भूमि भी है, वो बड़ा बड़ा घास भूमि वहां देखने को मिलेगा।
कई बार जैसे वो पैराग्लाइडिंग वगैरह करते हैं, वहां पर आप देखते होंगे कि घास भूमि रहती है, पहाड़ है, और वो पूरा मर्ग एरिया है। प्रमुख श्रेणियां पीर पंजाल श्रेणी है, सबसे लंबी श्रेणी है पीर पंजाल, इसी में है। धौलाधार है, महाभारत है, ऐसी श्रेणियां मध्य हिमालय में। शिवालिक सबसे बाहरी है, सबसे बाहरी जहां पर आपको देखने को मिलेगा जगह दून और द्वार, जहां पर जगह के साथ लगा रहता है दून, जैसे देहरादून, देहरादून का आप नाम सुने हैं, वैसे ही कोटली दून, पाटली दून, ये सभी दून वाला जो स्थान है। तो जो दून है यह कहां पर है, शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में जो स्थित घाटी है, घाटी वाला क्षेत्र है। जैसे आपको चित्र में देखने को मिल रहा होगा, दो पहाड़ दिख रहे हैं, तो एक तरफ का जो पहाड़ है नीचे की ओर का, तो नीचे की ओर है वो शिवालिक है, और उधर है मध्य हिमालय, दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वो दून है। तो वहां दून नाम के बहुत सारे स्थान देखने को मिलते हैं। वैसे ही द्वार, आपको द्वार भी देखने को मिलेगा। तो द्वार जो है, जो हिमालय का जो तलहटी का क्षेत्र, तलहटी मतलब जो शिवालिक के जो नीचे नीचे का जो क्षेत्र है, तलहटी जहां पर ढाल जैसा है, मतलब ऐसा खड़ा ढाल तो नहीं है, ऐसी जो ढाल जैसा क्षेत्र है, यहाँ पर द्वार, तो हरिद्वार है, बार द्वार है, और इसके अलावा असम में बहुत सारे द्वार वाले जगह मिलेंगे। तो द्वार इसको इसलिए बोला जाता है कि ये प्रवेश द्वार है, या हम कहें कि पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार वाला जो जितना एरिया आता है वहां पर द्वार है, द्वार वाले क्षेत्र मिलेंगे। और वहीं पर फिर आपको दार्जिलिंग मिलेगा, वहीं पर आपको इधर असम में जाएंगे तो चाय के बागान मिलेंगे। तो चाय की जितनी खेती होती है वो सभी द्वार वाले क्षेत्र पर होती है, शिवालिक के क्षेत्र पर होती है, क्योंकि जो अनुकूल जलवायु चाहिए चाय की खेती के लिए वहीं पर है। जैसे कि अभी कुछ समय पहले ऐसा चर्चा चल रही थी कि जो अपना चिल्फी घाटी का जो क्षेत्र है वहां पर भी चाय की खेती की जाएगी करके, क्योंकि वहां पर जलवायु उपयुक्त मिल रही है। फिलहाल तो वहाँ खेती शुरू नहीं हुई है, लेकिन वहां पर ऐसे स्थान मिला था कि जलवायु जो उपयुक्त है, जैसा यहाँ पर चाहिए, पहाड़ी वाला क्षेत्र चाहिए, थोड़ा ढाल रहे, तो वहां पर चाय की जो बागान लगते हैं, तो चाय के जो बागान आपको देखने को मिलेंगे जितने, वो सब शिवालिक रेंज है। अब आते हैं अगला जल स्तंभ, प्रमुख नदियां और हिमनद। यदि हम ग्लेशियर के देखिए, नदियां जो हैं वो कहाँ से निकलती हैं, तो जो नदियां हैं वह, या उत्तर भारत की नदियों की बात करूं तो वह कहाँ से निकलेगी, या तो बड़ा झील है, मानसरोवर झील है, वो भी क्या है, बर्फ वाला एरिया है, वो पिघल के निकलता है। वैसी ग्लेशियर है, तो सबसे बड़ा भारत का जो ग्लेशियर है वो है सियाचिन ग्लेशियर। तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन, वहीं पर है गंगोत्री और यमुनोत्री। गंगोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर है, और ये ग्लेशियर पिघलता है, वहां से नदियां निकलती हैं। तो गंगोत्री ग्लेशियर में एक स्थान है गोमुख, गोमुख जो गाय के मुख के समान है। यदि आप गंगोत्री गए होंगे तो गंगोत्री में जब हम मंदिर जाते हैं वहां पर, वहां से एक और रास्ता ऊपर की ओर गया है 20 किलोमीटर का। तो 20 किलोमीटर जब ऊपर जाते हैं तो वहां पर एक गोमुख नामक स्थान है, वहां से जो है भागीरथी नदी का उद्गम होता है। गंगा नदी तो वहां से नहीं है, भागीरथी है, और भागीरथी नदी जो है वो आगे चल करके देवप्रयाग में अलकनंदा के साथ जब मिलती है तब वह गंगा नदी कहलाती है। लेकिन प्रश्न आएगा, गंगा नदी तो भागीरथी नदी को ही गंगा नदी कहते हैं, हालांकि नाम उनका कहां पर पड़ता है, देवप्रयाग में। देवप्रयाग में संगम है भागीरथी का, अलकनंदा का, उसके बाद नाम उसका गंगा पड़ा है। लेकिन उद्गम की अगर बात आएगी तो उद्गम में हम किसको लेंगे, गंगोत्री ग्लेशियर या गोमुख, गोमुख नामक स्थान आएगा तो गोमुख आएगा, और ग्लेशियर आएगा तो गंगोत्री ग्लेशियर आएगा। यमुनोत्री ग्लेशियर है, तो यमुनोत्री वहां पर पूरा पूरी ठंडा, वहां से बहुत ठंडा पानी रहता है, बर्फ का पानी आपको देखने को मिलेगा, वो सब बह के फिर आते हैं। फिर वहां पर पंच प्रयाग है, वो बहुत सारा, 5 आपको उत्तराखंड में प्रयाग मिलता है, 5 जगह पर नदियों का मिलन है। पंच प्रयाग से फिर जो लास्ट जो प्रयाग है वो देव प्रयाग है, उसके पहले रुद्र प्रयाग मिलता है, उसके पहले कर्ण प्रयाग मिलता है। तो वहां पर कोई ना कोई नदी आकर के मिलती रहती है, तो वो फिर नदी आगे बढ़ती है। नदियों वाले चैप्टर में डिटेल में जाएंगे। और नदी तंत्र की बात करें तो सिंधु तंत्र है भारत में, गंगा तंत्र है और ब्रह्मपुत्र तंत्र है, 3 तंत्र हैं यहाँ। तो सिंधु तंत्र में कौन कौन सी नदियां आएंगी, जो सिंधु की सहायक नदियां हैं, जैसे झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलुज है, ये सभी सिंधु तंत्र में। गंगा तंत्र में गंगा की जो सहायक नदियां हैं, यमुना नदी है, काली नदी है, घाघरा नदी है, गंडक नदी है, ये सभी है। ब्रह्मपुत्र तंत्र में तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां लोहित है, दिहांग है, अरुणाचल प्रदेश में ये नदियां। अब आगे देखेंगे कि
जलवायु नियंत्रक, तो जो हिमालय है वह उत्तर से आने वाली ठंडी ध्रुवीय हवाओं को रोककर भारत को ठंडा होने से बचाता है। दक्षिणी मानसूनी हवाओं को रोककर भारत में वर्षा कराता है, क्योंकि मानसून जो है भारत में दक्षिणी पश्चिम मानसून से यहाँ पर बारिश होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून आया भारत में लेकिन छत्तीसगढ़ की बात करें ना, तो छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व मानसून है। भारत की बात करें दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो फिर वर्षा कराता है। और यदि हम बात करें कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो आप लोग पढ़े होंगे पहले कि चेरापूंजी में होती है। तो मेघालय, नामी मेघालय है, मेघ का आलय, बादल का घर है, जो तो बादल का घर है, वहां पर गारो, खासी, जयंतिया नामक 3 पहाड़ियां हैं। एक तरफ गारो है, एक तरफ खासी है और एक तरफ जयंतिया। ये 3 पहाड़ी हैं और जब मानसून जब जाता है तो वो तीनों में फंस जाता है। तीनों जगह से फंस गया तो पूरी बारिश वहीं हो जाती है। तो चेरापूंजी में होती थी, लेकिन अब प्रश्न आएगा तो आपको लिखना है मासिन राम। अब है मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा होती है, वो भी वहीं पर है चेरापूंजी के पास में। तो मासिन राम में सर्वाधिक जो वर्षा है वो भारत में होती है। अब उसके बाद अगर खेती की बात करें, कृषि की बात करें, तो नदियां जितनी बहती हैं तो अपने साथ मिट्टियां लाती हैं, बहाकर बहुत सारी मिट्टी लाएंगी। और जितना मिट्टी बुलाएगी तो वो मिट्टियां उपजाऊ रहती हैं, वो पूरी मिट्टी उपजाऊ है, वहां पर बहुत ज्यादा खेती होती है। और उनसे ही जो मैदान बना है, मैदान मतलब उत्तर का विशाल मैदान बोलते हैं, जो पूरा उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, ये पूरा बहुत बड़ा उत्तर का विशाल मैदान है। और यहीं पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है। क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। उपजाऊ मिट्टी क्यों है? क्योंकि नदियां बहा करके लाई है, नदियां बहा करके लाती हैं, उसके बाद अगले साल फिर ले आती है नया उपजाऊ मिट्टी। तो ये बार बार आने से यहाँ फसल अच्छी होती है, जहां फसल अच्छी होती है तो वहां पर लोग ज्यादा रहेंगे, इसीलिए जनसंख्या ज्यादा देखने को मिलती है। तो उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, महाराष्ट्र में यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा है। तो चलिए आगे बात करेंगे अब उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है यह हिमालय के दक्षिण और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में स्थित है। प्रायद्वीप किसको बोलते हैं? जो ये भारत का जो नीचे वाला क्षेत्र है ये प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर 3 तरफ पानी, एक तरफ स्थल या थल है, भूमि है। जहां पर भी 3 तरफ पानी है, एक तरफ जमीन है, उसको प्रायद्वीप बोलेंगे। और जहां पर चारों तरफ पानी है तो द्वीप बोलेंगे। चारों तरफ पानी है तब द्वीप है, जैसे ये अंडमान निकोबार द्वीप है, सब तरफ पानी है। ये लक्षद्वीप है क्योंकि चारों तरफ पानी है, लेकिन ये प्रायद्वीप है क्योंकि 3 तरफ पानी है और एक तरफ भूमि है। तो इसको हम प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत है क्योंकि ये 3 तरफ से पानी है और एक तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। जो उत्तर का विशाल मैदान है इसको भारत का अन्न भंडार कहते हैं और 40% जनसंख्या यही निवास करती है। कारण है बताया जो मैं, बहुत ज्यादा उपजाऊ भूमि है, फसलें यही होती है, नदियां हैं, वहां पानी पर्याप्त मात्रा में है। जितनी जो सभ्यताएं विकसित हुई हैं सभी नदी के किनारे विकसित हुई हैं। चाहे हम मिस्र की सभ्यता की बात करें नील नदी के किनारे में, चाहे मेसोपोटामिया सभ्यता की बात करें, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, सभी नदियों के किनारे में, नदी के किनारे से, क्योंकि हर कुछ पानी से होना है। घर का हर काम पानी से होना है, कृषि भी का पानी से होना है, हर कुछ पानी से। इसलिए बड़ी बड़ी नदियों के किनारे पर बड़े बड़े शहर भी बसते हैं। दिल्ली कहाँ बसा है? यमुना नदी के किनारे पर। प्रयागराज कहाँ बसा है? गंगा नदी के किनारे पर। अगर इधर बात करेंगे छत्तीसगढ़ में, तो रायपुर कहाँ बसा है? खारून नदी के किनारे पर। बिलासपुर कहाँ बसा है? हरपा नदी के किनारे पर। तो बड़ी बड़ी नदियों के किनारे पर ही बड़े बड़े जो शहर हैं वो बसते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर जो लंबाई है वो 3200 किलोमीटर है और भारत में 2400 किलोमीटर, क्योंकि कुछ क्षेत्र बाहर का भी आता है, लेकिन हम भारत की बात करें 2400 किलोमीटर। चौड़ाई जो है वो 150 से 300 किलोमीटर और जो गहराई है वो जलोढ़ मिट्टी की परत 2000 मीटर तक गहरी है। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मतलब जल जिसको ओढ़ करके या जल जिसको बहा करके लाता है वो जलोढ़ है। जलोढ़ मिट्टी का भी हम आगे पढ़ेंगे कि वो जलोढ़ मिट्टी का प्रकार क्या क्या होता है। अब ये 3 प्रमुख नदी प्रणाली जो बताया मैं, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ये सभी जो नदियां हैं वो कहाँ से निकल रही? हिमालय क्षेत्र से ही निकल रही है। अब आगे देखते हैं पंजाब का मैदान। जो पंजाब का मैदान कहाँ से बना है? सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा है। गंगा का मैदान जो बीच में है और सबसे विस्तृत है, देखिए हरा में जो दिख रहा है वो पंजाब का मैदान है, जो पीले में दिख रहा है वो गंगा का मैदान है, और इधर जो नीले में दिख रहा है
वो ब्रह्मपुत्र का मैदान है, जिसमें असम और ये पूर्वोत्तर राज्य आ रहे हैं। पंजाब का मैदान देखिए, पंजाब नाम ही पंजाब है, मतलब 5 नदियों का समूह, जहां से 5 नदियां बह रही। कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, और ये सभी 5 सहायक नदी है सिंधु की। पंजाब का जो मुख्य भाग है वो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में भी पंजाब बोलते हैं, वो क्षेत्र जो है उसको पंजाब बोलते हैं, मुख्य भाग वही है। लेकिन भारत में पंजाब और हरियाणा में ये फैला है, 2 राज्य में है पंजाब, 5 नदियों वाला क्षेत्र। यहाँ पर एक शब्द और आता है चोस, जो होशियारपुर, पंजाब में शिवालिक पहाड़ियों से आने वाली जो नदियां हैं, मौसमी नदियां हैं, इनके द्वारा बहुत अपरदन किया जाता है, एकदम अपरदन कर करके जमीन को काट दिया जाता है। अपरदन मतलब होता है मिट्टी का कटाव, बहुत सारी मिट्टियों को काट दिया जाता है, जिसको चोस क्षेत्र कहा जाता है। ये कहाँ पर है? ये पंजाब में, हमारे पंजाब राज्य में। अब दोआब, एक शब्द आता है दोआब, दोआब मतलब 2 नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र, 2 नदी के बीच में जो क्षेत्र है वो बहुत उपजाऊ रहेगा, दोआब। जैसे सिंधु सागर दोआब है, जो सिंधु और झेलम नदी के बीच में है, सिंधु और झेलम नदी के बीच में सिंधु सागर है। चज, या जिसको चझ भी बोलेंगे, या चज, ये नाम कहां से आया? ये दोनों नदियों के नाम से आया, च से चिनाब और झ से झेलम, जो ज दिया है, जब चज भी बोलते हैं, चज भी बोलते हैं। तो चिनाब और झेलम के बीच का क्षेत्र चज कहलाता है। रावी और चिनाब के बीच का क्षेत्र रचना कहलाता है, र से रावी और चना से चिनाब, तो ऐसा नाम दे दिया गया है। 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, जो जो 2 नदी है, चज है चिनाब और झेलम के बीच, रचना है रावी और चिनाब के बीच, पारी जो है वो ब्यास और रावी के बीच है। ये कोड वर्ड नहीं है, ये नाम मैं नहीं दिया हूं, ये कोई कोड नहीं बनाया हूं, ये उसका नाम ही दिया गया है। जो भी नाम दिए होंगे, जो भूवैज्ञानिक होंगे या जो भी उसको नाम दिए हैं, तो वैसे ही नाम दिए हैं। चज दिए हैं चिनाब झेलम, रचना दिए हैं रावी और चिनाब के बीच, पारी दिए हैं ब्यास और रावी के बीच, और बिस्त दिए हैं ब्यास और सतलुज के बीच। तो इसको याद रख सकते हो। चज अगर आ गया तो डायरेक्ट याद हो जाएगा, चज मतलब च से चिनाब, ज से झेलम, रचना आ गया तो र से रावी, चना से चिनाब, बारी आ गया तो ब से ब्यास और री से रावी, बिस्त आ गया तो बी से ब्यास और इस्त लिखा है सतलुज। गंगा का मैदान देखते हैं। अब देखिए गंगा का मैदान, यमुना नदी है, दिल्ली से लेकर के बांग्लादेश सीमा तक, वैसे यमुनोत्री जो है वो उत्तराखंड में, वहां से भी यमुना नदी निकली है। अब देखिए नदी जब बहती है तो सबसे पहले पहाड़ से जब बहती है ना, तेजी से बहती है। जब नदियां तेजी से बहेंगी तो वो वी आकार की घाटी बनेंगी। कैसी घाटी? वी आकार की। ये जो शेप है वी, वी के जैसा शेप बन रहा है, तो वो तेजी से बहती है तो पहाड़ों को काटती हैं, मिट्टियों को काटती हैं, तो वी आकार की घाटी बनती है। और जब वहां से यदि हिमनद, बर्फ वाली नदियां बहेंगी, तो वी आकार की जो घाटी है वो यू बन जाता है, जो शेप है यू बन जाएगा। जो वी है ना वो बर्फ के कारण और कट जाता है, तो हिमनद क्या बनाएंगी? यू आकार की घाटी। और जो नदियां हैं वो क्या बनाएंगी? वी आकार की घाटी। कहाँ बनाएंगी? पहाड़ी क्षेत्र में। लेकिन जैसे ही वो मैदान में आती हैं तो मैदान में थोड़ा इसका स्पीड कम हो गया, स्पीड कम हो गया तो सांप के जैसे ऐसे बहती है। इसको बोलते हैं विसर्पण, विसर्पण या विसर्प। तो विसर्प बनाती है नदियां सांप के जैसा, क्योंकि मैदान में आ गई है, अब उतना ढाल नहीं है, वहां तो बहुत ढाल था पहाड़ में, तो बही बही जो भी सामने आया उसको काट दी। लेकिन यहां पर आएंगी तब वो विसर्प बनाएंगी। अब विसर्प बनाएंगी, मान लो बह रही है और कहीं पर कमजोर या नरम या कोई सॉफ्ट चट्टान मिल गया, सॉफ्ट चट्टान अगर मिल रहा है तो उसको वो सॉफ्ट को काट देंगी, और काटने के बाद वो जैसे ही ऊपर से नीचे गिरती है उसी को हम बोलते हैं जल प्रपात। जहां पर भी नदियां बह रही हैं, कहीं पर नरम वाला चट्टान आता है उसको काट देती हैं और काट के सीधे ऊपर से नीचे गिर जाती है, इसको हम झरना या जलप्रपात कहते हैं। तो जितने जलप्रपात बने हुए हैं वो उसी के कारण बनते हैं, क्योंकि सॉफ्ट चट्टान नदियों को मिल जाता है, उसको काट करके सीधे ऊपर से नीचे गिर जाती है। अब ये विसर्प बन रही है, विसर्प बन रही है मतलब कि बाढ़ आने का चांस बढ़ जाता है यहाँ पर, क्योंकि नदियां फैल रही हैं। इसीलिए देखोगे कि पहाड़ से जो नदी निकलेगी, या हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड या हिमाचल की, तो नदियों की चौड़ाई बहुत कम होती है, पतली पतली। लेकिन जैसे ही वो मैदानी क्षेत्र में आती है इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, बहुत चौड़ी हो जाती है, क्योंकि ढाल कम हो गया। ढाल कम हो गया तो नदी जो है सीधे ना बह करके थोड़ा साइड में भी जाएंगी,
साइड में जाएंगे तो चौड़ाई बढ़ेगी और इसी कारण वो नदियां बहुत चौड़ी होती है। यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, और ये नदियां फिर आगे बढ़ती हैं। और जैसे ही विसर्प के बाद ये आगे बढ़ेंगी कहाँ पर, समुद्र में मिलने वाली, जैसे ही समुद्र में मिलने के लिए जाती हैं तो उसके पहले ये नदियां कई भागों में बट जाती है, कई टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएंगी समुद्र में मिलने से पहले, क्योंकि यहाँ पर इनका स्पीड एकदम कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है समुद्र में मिलने से पहले, तो कई भाग में बंटती हैं। अब देखिए नदी एक जा रही है, वो इधर एक धारा गई, एक धारा यहां से गई, एक धारा यहां से गई, एक धारा यहां से, तो अलग अलग धाराओं में बट गई। और धाराओं में जब बटती है तो बीच में एक त्रिभुज जैसा शेप बनता है। जो नदियां ऐसे बटी तो ये एक शेप जो बना वो त्रिभुजाकार, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा, एक डेल्टा का शेप बनाती है। इसे ही सबसे उपजाऊ कहा जाता है, क्योंकि नदियां अपने साथ जो बहा करके लाई हैं, उपजाऊ चीज बहा के लाई है, वो वहां पर इकट्ठा हो जाता है। तो ये जो डेल्टा है, तो डेल्टा नदी कब बनाती है, जब वो बंगाल की खाड़ी में मिलेंगी उसके पहले। लेकिन जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती, वो ज्वारनद मुख बनाती है। जो नदियां अरब सागर में गिरेंगी वो ज्वारनद मुख बनाएंगी, लेकिन जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरेगी वो डेल्टा बनाएगी। तो डेल्टा त्रिभुजाकार शेप जो रहता है वो डेल्टा कहलाता है। तो याद रखना, बंगाल की खाड़ी में आ रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर नदी बह रही है, डेल्टा बनाएगी। यदि नदियां पूर्व से पश्चिम बह रही है और यदि वो खंभात की खाड़ी में गिर रही है या अरब सागर में गिर रही है तो वो ज्वारनद मुख बनाएगी। ठीक है। अब ये डेल्टाई क्षेत्र में अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में सुंदरी वृक्ष है, सुंदरी वृक्ष वहां पर बहुत पाए जाते हैं, जिसकी जड़ें ऐसे बाहर निकली हुई रहती है। चित्र में देखिए, चित्र में दिख रहा है ना, सुंदरी वृक्ष की जड़ें जो है ऐसे पानी में रहेंगी, बाहर रहती है। ये बंगाल टाइगर के लिए बहुत प्रसिद्ध स्थान है, यहाँ पर बंगाल टाइगर पाए जाते हैं इस जंगलों में। इसी को मैंग्रोव, मैंग्रोव कहाँ पाया जाता है, तब भी वो सुंदरी वृक्ष है। मैंग्रोव जो है पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र है वहां पर, जहां पर गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलने के बाद समुद्र में गिरती है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ब्रह्मपुत्र का मैदान कहाँ पर है, असम में, पूर्वोत्तर भारत में है। हिमालय और मेघालय के पठार के बीच एक घाटी है, सकरी घाटी है, और यहीं पर एक सबसे बड़ा द्वीप है जो चित्र में दिख रहा है, माजुली द्वीप। ब्रह्मपुत्र नदी में सबसे बड़ा द्वीप है माजुली, तो सबसे बड़ा द्वीप इसी मैदान में है। और इस माजुली द्वीप में भी लोग रहते हैं, शहर है वहां पर, माजुली द्वीप असम में है ये। लेकिन एक चीज यहाँ पर है, यहाँ पर बाढ़ बहुत आता है इस क्षेत्र में। अब देख भी रहे होंगे कि असम में कितना भी बाढ़ आया हुआ है, तो ये बाढ़ ग्रसित है। इसको हम ब्रह्मपुत्र का शोक भी कह सकते हैं। जैसे क्या है, नदी में जहां बाढ़ आता है ना, जिस नदी के कारण नुकसान होता है उसका शोक बोल देते हैं। जैसे बिहार को कोसी नदी का शोक, कोसी नदी का शोक बोलते हैं बिहार को, क्योंकि बार बार कोसी नदी में बाढ़ आती है। वैसे ही बंगाल को दामोदर नदी का शोक बोलते हैं, दामोदर नदी में बार बार बाढ़ आती है। तो पश्चिम बंगाल को दामोदर नदी का शोक, बिहार को कोसी नदी का शोक, और यहाँ को बोल देंगे ब्रह्मपुत्र नदी का। तो यहाँ पर क्या है, बहुत ही बाढ़ वाला इलाका है ये। अब इसमें देखिए कुछ शब्द और आ जाते हैं कि भाबर, तराई, बांगर, खादर। इससे प्रश्न कई बार आते हैं और आते ही हैं लगभग, इसको थोड़ा समझिए। भाबर किसको कहेंगे, तो भाबर ऐसा क्षेत्र है जहां पर कंकड़ पत्थर, देखिए चित्र में भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर सफेद सफेद है, उसके कंकड़ पत्थर दिख रहे हैं, तो कंकड़ पत्थर युक्त क्षेत्र है। बहुत सारे कंकड़ पत्थर जहाँ जमीन पर पाए जाएंगे उसको भाबर कहते हैं, जो पहाड़ के जो नीचे में है, तलहटी में। उसके बाद तराई, जो दलदली क्षेत्र है जहां पर बहुत सारा पानी है, बहुत पानी इकट्ठा होता है, दलदल बन जाता है, उसको तराई बोलते हैं। और उसके बाद बांगर, बांगर मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जो जलोढ़ मिट्टी बहुत लंबे समय तक वहीं स्थित है, बहुत लंबे समय तक वो एक ही जगह पर है और उसी में खेती होती है। तो लंबे समय तक जो मिट्टी है एक ही जगह पर, जो नवीन हो नहीं रही है, तो वो उपजाऊ नहीं रहती, ज्यादा ज्यादा उसमें फसलें नहीं होती। लेकिन जो खादर है, खादर मतलब जो नई जलोढ़ मिट्टी, नदियां नई बहा करके लाई, इकट्ठा कर दी, तो जो खादर है इसमें सबसे ज्यादा उपजाऊ जो जलोढ़ मिट्टी है खादर रहती है। ठीक है। तो ये बांगर जो मैं अभी बता रहा था आपको, कि बांगर जो है वो बाढ़ वाले मैदान से ऊपर स्थित है, बाढ़ का पानी यहाँ नहीं पहुंचता। कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां यहाँ पाई जाती है, देखो चित्र में जो दिख रहा है व्हाइट व्हाइट, कैल्शियम कार्बोनेट है। और वही कंकड़ है, जो कंकड़ जितने पाए जाते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट है। और ये उर्वरता इसमें कम रहती है, खादर में ज्यादा रहती है, यहाँ पर कम। लेकिन यहाँ पर उर्वरक डाल देंगे, खाद डाल देंगे तो यहाँ खेती संभव है। तो पंजाब में बहुत उर्वरक डालते हैं, आप सभी को मालूम होगा, वहाँ गेहूं बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में पंजाब में। तो लेकिन वहां जो मिट्टी है वो बांगर है,
और उसमें बार बार उर्वरक डालते हैं, रासायनिक खाद डालते हैं, जिससे पैदावार तो अच्छा होता है लेकिन वो खाने लायक भी नहीं रहता वहां का गेहूं। खादर की बात करें तो खादर जो है वहां पर बाढ़ आएगा तो नई मिट्टी आएगी, नई मिट्टी बिछ जाती है, इसको कछारी मिट्टी या बेत, पंजाब के क्षेत्र में उसको बेत भी बोलते हैं। इसमें बहुत महीन कण होते हैं, कंकड़ रहित होती है और सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है और गहन कृषि के लिए आदर्श होती है। ये तुलनात्मक अध्ययन है दोनों का, पुरानी जलोढ़ नई जलोढ़। इसमें बाढ़ का पानी बांगर में पुराने में नहीं पहुंचता, नए में पहुंचता है खादर में। बांगर में कंकड़ है और उसमें महीन है खादर में। उपजाऊपन अपेक्षाकृत कम है बांगर में और खादर जो है वो सर्वाधिक उपजाऊ है। तो यहां तक हम पढ़ लिए हैं। अब ये प्रायद्वीपीय पठार, तो चलिए आगे कंटिन्यू करूं कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर ले लूं। झरना और जलप्रपात में कोई अंतर पूछे थे? देखिए झरना जलप्रपात में कोई अंतर नहीं, उसी को झरना बोलते हैं, उसी को जलप्रपात बोलते हैं, सेम है। ठीक है क्वेश्चंस, तो चलिए मैं क्वेश्चंस पूछता हूं आपसे। आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फिर आगे उसको फिर अगर समय रहेगा तो अभी उसको पढ़ लेंगे या फिर आने वाले क्लास में पढ़ेंगे। तो ये आपको प्रश्न दिख रहा है, तो चलिए इस पर मैं चर्चा किया था और जितनी चर्चा हुई वहीं से प्रश्न पूछ रहा हूं कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है? मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांश समझ रहे हैं ना? अक्षांश क्षैतिज है, जो क्षैतिज। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि उत्तर और उत्तर है कि नहीं। एन एन, एन एन, हाँ तो यहां पर देखिए ई ई है तो नहीं आएगा, एस एन है तो नहीं आएगा, अब दो बच गया, एन 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 एन। अब प्रश्न में बोल रहा है मुख्य भूमि, तो मुख्य भूमि में 8 4 37 6 आएगा। यदि सभी को लेता द्वीप सहित तब ये 6 45 वाला आता और 37 6 आता। तो सही उत्तर है बी, सही जवाब है आप लोग का। तो चलिए अब अगला प्रश्न है, द्वीपों सहित भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से शुरू होता है? कहाँ से शुरू होता है? 8 4 से कि 6 4 से कि 37 6 से कि 68 7 से? अब इसमें भी हम अक्षांश बोल रहे तो एन देखना पड़ेगा, ई को तो रिजेक्ट करेंगे एन एन एन। तो इसमें सही उत्तर, तो कुछ लोग ए भी ले रहे हैं, कुछ लोग बी भी ले रहे हैं। तो अब देखिए द्वीपों सहित बोल दिया तो इसलिए 8 4 नहीं आएगा, ये तो मुख्य भूमि का है। द्वीप लेंगे तो 6 अंश 45 मिनट को हमको लेना पड़ेगा, तो ये बी उत्तर सही है। देशांतरी विस्तार, देशांतर, ऊर्ध्वाधर, तो ये गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, तो क्या आएगा? अब इसमें ई ई देखना पड़ेगा, देशांतर बोल दिया मतलब पूर्व पूर्व होना चाहिए, तो ई ई ई ई। तो ये 8 4 6 45 तो इसमें आएगा ही नहीं क्योंकि वो सब उसके बारे में था। ये इन दोनों में देखते हैं क्या आएगा, तो 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्व तक, ये सही उत्तर है सी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन से स्थान है? दूसरा, पांचवा, सातवां, 10वां? ये तो एकदम इजी है, रक्काबाई, RCCAPAI, ठीक है, सातवां स्थान है सी। भारत का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो ये भी बताया था मैं, इसमें क्या बताया था? हाँ ए, 32,87,263। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए मैं अब आपको ना अगला प्रश्न किसमें ले जाता हूँ, ये वाले सब प्रश्न को बाद में और चर्चा करेंगे। अभी मैं आपको कथन कारण वाले में, इसमें हम बाद में फिर और प्रश्न में चर्चा कर लेंगे, बहुत सारे प्रश्न है अभी। कथन कारण भी देख लेते हैं, कथन कारण वाले प्रश्न। हाँ ठीक है, अब इसको देखिए, इसको बनाइए कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, कथन है। तो भारत का देशांतरी विस्तार लगभग 30 अंश है और प्रत्येक 1 अंश देशांतर के अंतर पर 4 मिनट का समय बदल जाता है। तो ये दोनों सेंटेंस पहले देखेंगे कि सही है कि नहीं है। यदि दोनों सही है तो जो कथन और कारण के बीच में हम क्योंकि लगा करके देखेंगे, क्योंकि का उत्तर अगर सही आ रहा है तो फिर ए ऑप्शन होता है,
तो जो भी लिखा है ए ऑप्शन में तो मैं लिख दिया हूँ, वहां पर अगर ऑप्शन दूसरा हो तो यहाँ पर है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर, एकदम सही है। और देशांतरी विस्तार में 30 अंश का अंतर है, ये भी सही है। और 1 अंश में 4 मिनट का समय, दोनों तो सही है, लेकिन अब कारण है कि नहीं है, तो सही बात है। 2 घंटे का अंतर इसीलिए है क्योंकि देशांतरी विस्तार में अंतर है। तो इसका सही उत्तर है ए, देशांतरी विस्तार 30 अंश होने के कारण 30 में 4 का गुणा की 120 मिनट, 2 घंटे का अंतर आता है, कारण इसकी सही व्याख्या करता है। तो बहुत बढ़िया, आप लोगों ने उत्तर दिया। अब चलिए ये इस प्रश्न को देखते हैं हम। दूसरा, भारत की मानक समय रेखा 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर को माना गया है। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। अब इसमें क्या आएगा, ए वाले लोग आ गए, पहले में भी ए में थे, इसमें भी ए में है। आप देखिए सी भी है, कोई बी भी है। चलिए इसमें इसमें अलग अलग उत्तर आ रहा है। बी आने लगा उत्तर, ए आने लगा। प्रश्न को यदि ध्यान से पढ़ोगे ना तो ये उत्तर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, यहां पर बात कर रहा है भारत की मानक समय रेखा, तो मानक समय रेखा कहां से निर्धारित होती है, देशांतर से। अब इसका क्या कारण है, ये कर्क रेखा। अब ये देखो, यहां देशांतर की बात कर रहे हैं, दूसरे में कर्क की बात कर रहे हैं। तो यदि हम बात करें कि भारत की मानक समय रेखा इससे माना गया है तो सही है, और कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, ये भी सही है। लेकिन क्या इसकी व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर ही नहीं रहा है। वो तो देशांतर की बात कर रहा है, ये अक्षांश की बात कर रहा है, इसलिए उत्तर बी आएगा। तो जो ए लगाने वाले थे ना कि हर बार ए रहता है, उनका तो हो गया गलत। इसलिए पहले पढ़ लीजिए, है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ कोई वो नहीं हो रहा ना कंपटीशन की मैं पहले पहले वाले वाली बात नहीं है, सही वाली बात है। तो पहला दूसरा नहीं आना है हमको, हमको कंपटीशन अपने आप से करना है, दूसरे से मत करिए। वही कंपटीशन सही है जो अपने आप से हो, दूसरे से नहीं करना है। तो बी उत्तर सही है, कंपटीशन दूसरों से करने के चक्कर में ही गलत हो गया था। अब इसमें देखता हूँ क्या उत्तर आता है कि भारत के तटीय राज्यों में गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। तो भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। अब इसमें क्या ले रहे हैं, ए ले रहे हैं कि बी ले रहे हैं, अभी बी उत्तर आना शुरू हो गया, ए भी आ रहा है। चलिए देखते हैं क्या उत्तर होता है। इसका उत्तर बी होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों सही हैं और स्थलीय सीमा और तटीय रेखा का कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध आपको दिख रहा है क्या इसमें, तटीय राज्यों में गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है क्योंकि भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई इतनी है। अरे इसकी तटीय राज्य में गुजरात की तटरेखा लंबी, इसका कारण क्या है कि स्थलीय सीमा है, नहीं, वो तो कारण है ही नहीं। सही है दोनों, लेकिन कारण नहीं है। इसलिए प्रश्न को समझिए, क्योंकि लगा करके, यहाँ पर क्योंकि लगा करके खुद संतुष्ट हो जाइए। यदि दोनों सही है तब, यदि दोनों कथन और कारण सही है तो क्योंकि लगा करके संतुष्ट हो जाइए, फिर आप ऑप्शन में जाइए। यदि दोनों में से एक गलत है तो फिर हमको डायरेक्ट मिल जाता है उत्तर उसका। चलिए, हिमालय को विश्व की सबसे नवीन और युवा वलित पर्वतमाला कहा जाता है, ये तो एकदम सही है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, अभी पढ़े हैं। हिमालय क्षेत्र में बार बार आने वाले भूकंप इसकी भूगर्भीय अस्थिरता और निरंतर बढ़ रही ऊंचाई को दर्शाते हैं। अब क्या उत्तर आएगा, ए आएगा कि बी आएगा, क्योंकि दोनों तो सही हैं। तो ए और बी, सी डी तो नहीं आएगा क्योंकि इसमें गलत बोल रहा है ना। तो ए और बी में क्या आएगा, अब क्योंकि लगा करके देखो, हिमालय को विश्व की सबसे नवीन और युवा वाली पर्वतमाला कहा जाता है क्योंकि हिमालय क्षेत्र में बार बार आने वाले भूकंप इसकी भूगर्भीय स्थिरता और निरंतर बढ़ रही ऊंचाई को दर्शाते हैं। ऊंचाई बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रहा है, मतलब वो युवा है। बुढ़ा हो जाएगा तो हाइट नहीं बढ़ेगा, युवा का मतलब अभी बढ़ रहा है हाइट उसका, युवा इसीलिए बोल रहे हैं उसको, नौजवान है। तो उत्तर ए सही है।
प्लेटों की टक्कर से निर्मित यह पर्वत आज भी गतिशील है, इसलिए भूकंप आते हैं और यह इसके युवा होने का प्रमाण है। चलिए अगला प्रश्न, ट्रांस हिमालय क्षेत्र को शीत मरुस्थल कहा जाता है। कहते हैं ना ट्रांस को, सबसे आखिरी वाला। यहाँ अत्यधिक ठंड और कठिन परिस्थितियों के कारण वनस्पति नहीं उगती है। तो दोनों सही है, लेकिन अब उसका कारण, ट्रांस हिमालय क्षेत्र को शीत मरुस्थल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ अत्यधिक ठंड और कठिन परिस्थितियों के कारण वनस्पति नहीं उगती है। तो लग रहा है सही कि नहीं लग रहा है? शीत मरुस्थल कहते हैं क्योंकि यहाँ अधिक ठंड और कठिन परिस्थिति के कारण वनस्पति नहीं उगेगी, नहीं उगेगी तभी तो कहेंगे। तो दोनों सही हैं और कारण कथन की व्याख्या करता है। देखते हैं उत्तर क्या है। तो उत्तर ए ही है, कर रहा है सीधे सीधे व्याख्या को। अगला प्रश्न और देख लेते हैं क्या है इसमें। शिवालिक श्रेणी को हिमालय की सबसे संवेदनशील श्रेणी माना जाता है जहां भूस्खलन की घटनाएं अधिक होती है। सबसे नीचे है, सबसे नया है शिवालिक, सबसे नया है मतलब सबसे ज्यादा भूस्खलन होगा। क्योंकि जब जाते हैं ना, कहाँ गए, कुल्लू मनाली गए या केदारनाथ की तरफ गए उत्तराखंड में, बद्रीनाथ गए, तो वहां भूस्खलन होता है बहुत। शिवालिक है वो पूरा। तो शिवालिक का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए असंगठित अवसादों के जमा होने से हुआ है और यह सबसे नई श्रेणी है। तो इसमें उत्तर क्या आ रहा है? तो ए लगा रहे हैं और ए ही सही उत्तर है। बहुत बढ़िया। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है, इसलिए उत्तर सही आ रहे हैं। अब आगे देखते हैं। और हिमालय भारत के लिए एक अभेद्य सुरक्षा प्रहरी और जलवायु नियंत्रक की भूमिका निभाता है। यह उत्तर से आने वाली ठंडी ध्रुवीय हवाओं को रोकता है और दक्षिणी मानसूनी हवाओं को रोककर पूरे भारत में वर्षा कराता है। तो जलवायु नियंत्रक का भी यहाँ पर उत्तर दे रहा है और अभेद्य सुरक्षा प्रहरी का भी उत्तर दे रहा है। ये तो 100% सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, थोड़ा भी डाउट नहीं है। अब चलिए उत्तर भारत का विशाल मैदान से प्रश्न है कि उत्तर भारत के विशाल मैदान को भारत का अन्न भंडार, ग्रैनरी ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ नदियों द्वारा लाई गई अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और भारत की 40% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। तो पहले देख लीजिए दोनों सही है कि नहीं है। सही है तो उसकी व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ए उत्तर सभी लिख रहे हैं, तो देखते हैं ए उत्तर है या नहीं है। तो ए उत्तर ही है, सही जवाब है आप सभी का। तो एक बार सभी के लिए क्लैप कीजिए, बहुत बढ़िया जा रहे हैं। अब आ गया, चलिए खादर बांगर जलोढ़ के बारे में। खादर क्षेत्र बांगर क्षेत्र की तुलना में गहन कृषि के लिए अधिक आदर्श माना जाता है। खादर मिट्टी कंकड़ रहित होती है और हर साल बाढ़ के पानी द्वारा यहाँ नई उपजाऊ मिट्टी की परत बिछाई जाती है। इसमें क्या लग रहा है? ए ही है, बहुत बढ़िया ए है। क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है ना कि खादर जो है वो ज्यादा उपजाऊ रहता है बांगर की तुलना में, वो ज्यादा उसमें कृषि का जो है गहन कृषि जो है वहां ज्यादा अच्छी होगी। और मिट्टी कंकड़ रहित या छोटे छोटे बहुत बारीक कंकड़ इसमें रहते हैं और हर साल बाढ़ के पानी द्वारा उपजाऊ मिट्टी की परत बिछाई जाती है। तो ठीक है, ये सही है। अब बांगर क्षेत्र में खेती करने के लिए उर्वरकों का प्रयोग अधिक करना पड़ता है। बांगर में, पुरानी जलोढ़ मिट्टी में उर्वरक का प्रयोग अधिक करना पड़ता है। और बांगर मैदानों का वह निचला हिस्सा है जहां हर साल बाढ़ का पानी नई मिट्टी बिछा देता है। अब इसमें क्या आएगा? ए उत्तर लिख रहे, बी, सी, डी तो बच गए। ठीक है, ए बी सी तीनों आ गया है, सी में बहुत लोग दे रहे हैं उत्तर, ए वाले अभी भी हैं। अब देखिए बांगर क्षेत्र में खेती करने के लिए उर्वरकों का प्रयोग अधिक करना पड़ता है। तो ठीक बात है, क्योंकि पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, वहां उर्वरक डालेंगे तो फसल होगी, जैसे पंजाब क्षेत्र में। बांगर मैदानों का वह निचला हिस्सा है जहां हर साल बाढ़ का पानी नई मिट्टी बिछा देता है। देखो नई मिट्टी बिछाएगा तो खादर कहलाएगा, वो बांगर थोड़ी कहलाएगा। तो कारण तो सीधे सीधे गलत हो गया है। तो कारण गलत है, ए सही है, तो सी
अब उत्तर देखते हैं क्या है यहाँ पर। तो सी। तो जितने लोगों ने सी लगाया उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। खादर और बांगर में, बांगर मतलब पुराना, बाढ़ आता ही नहीं वहां पर, बाढ़ का पानी से नहीं पहुंच पाता बांगर में। बाढ़ का पानी तो खादर में पहुंचता है, तभी तो वहां उपजाऊ मिट्टी आ रही है, वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। अब ये प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र का मैदान या असम घाटी बाढ़ के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। बाढ़ के प्रति संवेदनशील है। तो माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो इसी मैदान में स्थित है। क्या उत्तर ले रहे हैं अब? बाढ़ के प्रति संवेदनशील है, बाढ़ तो बहुत आते हैं वहां। माजुली द्वीप है, ये भी सही है, लेकिन क्या व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो बी, दोनों कथन सही हैं, लेकिन माजुली द्वीप का होना इस क्षेत्र में बाढ़ आने का कारण नहीं है। देखिए, मैं बोला ना, इसको पढ़िए, दोनों सही है, फिर क्योंकि लगाइए। ब्रह्मपुत्र मैदान बाढ़ के प्रति अधिक संवेदनशील है क्योंकि माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा, अरे तो इसका कारण, कारण क्या होगा? बाढ़ के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है क्योंकि यहाँ बहुत बाढ़ आता है, यहाँ नदियां जो है वो सीधी बहती हैं, बहुत सारा पानी लाती है, ये सब उसका कारण होगा। माजुली द्वीप तो उसका कारण हो ही नहीं सकता, वो तो अपने में अलग है। इसलिए पहले क्योंकि लगा करके देख लीजिए, कंफर्म हो जाइए। ठीक है, चलिए, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में भी पढ़े नहीं है, उसके प्रश्नों कभी नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे जब पढ़ेंगे तब। तो यहाँ तक कोई डाउट? कुछ है आपके डाउट तो पूछ सकते हैं, तो मैं आप सबको अनम्यूट कर देता हूँ। आज की जो क्लास है आपको क्लियर हो गया होगा। एक जो कॉन्सेप्ट है, एक अवधारणा बन गई होगी कि हिमालय, उत्तर का विशाल मैदान क्या है, भारत देश का नामकरण है, इनके संबंध में